नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके आरओ एआरओ परीक्षा, यूपी पीसीएस परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट क्लास आप लोगों ने जरूर देखी होगी, उसमें हमने ज्यादातर क्वेश्चन पॉलिटी के डिस्कस किए थे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा वो क्लास आपको कैसी लगी। और आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, हम कुछ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम कुछ नए प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी होता जाए, आपको ये भी आइडिया लगता जाए कि पेपर में प्रश्न कैसे बनते हैं, कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम के समान हिंदी की पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद सकते हैं या फिर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन से। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, स्पेशली आरओ एआरओ के लिए, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है? ठीक है, तो किस अभिलेख में कहा है? देखिए, मास्की अभिलेख में, भ्राभु बैराट अभिलेख में, नेतुर अभिलेख में या फिर जूनागढ़ अभिलेख में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है मास्की अभिलेख। मास्की अभिलेख जो है वो एक लघु शिलालेख है और यह कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। मास्की अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मास्की अभिलेख के बारे में आप लोग एक पॉइंट और याद रखेंगे कि इस अभिलेख में उसका नाम अशोक भी मिलता है। ठीक है, मास्की अभिलेख में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर आपको सम्राट दिया है और टाइटल्स दिए गए हैं, तो किसको किस नाम से जाना जाता है ये देखते हैं। अशोक की जब भी हम बात करते हैं, अशोक को प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया जाता है। समुद्रगुप्त की हम बात करते हैं, इनको पराक्रमांक नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से संबोधित करते हैं। स्कंदगुप्त यहाँ पे क्रमादित्य। तो देख लीजिए, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो गया? सी हो गया। मैं आपको बता दूं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन कंटेन द नेम ऑफ अशोक? अभी हमने एक अभिलेख के बारे में डिस्कस किया था, मास्की अभिलेख, और मैंने आपको बताया था कि मास्की अभिलेख में अशोक ने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है और साथ ही साथ मास्की अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, मतलब अशोक ये नाम मिलता है, तो ये चीज तो क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर मास्की अभिलेख नहीं दिया है, कौन सा अभिलेख यहाँ पे सही होगा ये देखते हैं। गुर्जरा अभिलेख दिया है, अहरोरा अभिलेख दिया है, ब्रह्मगिरी अभिलेख दिया है और सारनाथ अभिलेख दिया है। और यहाँ पे बोला गया अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है, तो वो है आपका गुर्जरा अभिलेख। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, एक ट्रिक मैं आपको बताती हूं। न्यू मग, MUG, न्यू मग, ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जहां पर अशोक का नाम अशोक लिखा है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जिसमें सबसे पहले हम देखें, N स्टैंड फॉर यहां पर नेतुर अभिलेख। नेतुर अभिलेख में अशोक को अशोक नाम से संबोधित किया गया है। एक अभी हमने देखा मास्की अभिलेख के बारे में। ठीक है, फिर आपका है उदय गोलोन, और एक आपका अभी हमने डिस्कस किया वो क्या है, गुर्जरा अभिलेख। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे अभिलेख हैं जहां पर अशोक नाम आपको मिलता है। और अभी हमने एक चीज और डिस्कस की थी अशोक के बारे में कि अशोक के अभिलेखों में अशोक को देवान प्रिय, देवानाम, प्रियदर्शी नामक उपाधियों से भी विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हु रेनोवेटेड सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग द फोर्स लेबर?
बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य दिया है, बिंदुसार दिया है, अशोक दिया है और रुद्रदामन दिया है। ये भी आपका पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? इसका सही उत्तर आपका डी है, रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन प्रथम ने बिना कर लगाए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगर सुदर्शन झील के निर्माण की बात करें तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और इसका जीर्णोद्धार अशोक ने भी करवाया था। लेकिन बिना कर लगाए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? रुद्रदामन ने कराया था। ठीक है, उसने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निजी धन देकर एक उत्कृष्ट शासक के कर्तव्य का निर्वाह किया था। उसने अपने निजी धन से इसका रेनोवेशन कराया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मल महाजनपद की 2 राजधानियां थी, वज्जी 8 राज्यों का संघ था। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में महाजनपद से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, कौन से स्टेटमेंट आपके सही है? यहाँ पर क्लास आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। मल महाजनपद की 2 राजधानियां थी, ठीक है, और दूसरा जो दिया है वज्जी 8 राज्यों का संघ था, ये भी सही है। यहाँ पे हम व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए दोनों कथन सत्य है। मल महाजनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित था। इसकी राजधानियां कुशीनगर और पावा थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा में हुई थी। ठीक है, जिसको हम कुशीनगर नाम से जानते हैं। यहीं पर उनको महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और महावीर स्वामी की मृत्यु की अगर हम बात करेंगे तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावा में। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए महाजनपद है, उनकी राजधानी है और इस समय वो किस हिस्से में है उसके बारे में बोला गया है। अंग की बात करेंगे, अंग तो चंपा। ठीक है, एक जगह ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, अंग मतलब शरीर का अंग में दर्द हो रही है तो थोड़ी चंपी दे दो, चंपा। ठीक है, तो अंग का चंपा हो गया। और ये अभी अगर हम प्रेजेंट में देखेंगे तो भागलपुर, ये बिहार रीजन में आपको मिलेगा। ठीक है, ये महाजनपद। मगध की आपको पता है पहले राजगृह थी, वैशाली हुई, फिर पाटलिपुत्र हुई। और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो आपका मगध था, ये याद रखिएगा। काशी तो आप सभी को पता है, वाराणसी। ठीक है, और अभी ये आधुनिक बनारस। वत्स की हम बात करें तो कौशाम्बी। ठीक है, और ये किस रीजन में आपका है? ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। वज्जी की बात करेंगे तो वैशाली, विदेह और मिथिला। ठीक है, और ये किस रीजन में है? ये आपका बिहार रीजन में है, दरभंगा साइड में। कौशल, श्रावस्ती। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे अयोध्या से आगे बढ़ेंगे तो श्रावस्ती आपको मिलता है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। अवंती की बात करेंगे तो उज्जैन, महिष्मती। ठीक है, ये मध्य प्रदेश मालवा रीजन में है। मल, कुशावती जो देवरिया उत्तर प्रदेश में है। पंचाल, अहिछत्र, काम्पिल जो कि उत्तर प्रदेश में है। कुरु, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, ये दिल्ली रीजन हो गया आपका। मत्स्य की बात करेंगे तो मत्स्य विराटनगर जो कि राजस्थान जयपुर रीजन हो गया। कंबोज की हम बात करेंगे तो हाटक। ठीक है, कंबोज करो, कुछ चीजें हटा दो तो हाटक जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। सुरसेन कहाँ पे सुर लगाया जाता है? मथुरा में। ठीक है, कृष्ण की बांसुरी से, तो मथुरा जो कि आधुनिक मथुरा में है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब इधर देखिए अस्मक की हम बात करेंगे तो पोतन, ये एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में है। अगर परीक्षा में आपसे पूछे कौन सा महाजनपद आपका दक्षिण भारत में है तो आप याद रखेंगे अस्मक जो है वो एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में है और ये गोदावरी नदी के घाटी के आसपास है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए गांधार की हम बात करेंगे तो तक्षशिला हो गया और ये आपका इधर रावलपिंडी वाले क्षेत्र में हो गया, पाकिस्तान में। इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। मुझे आपको ये बताना है कि जब महाजनपद आप पढ़ेंगे तो महाजनपद में इनकी राजधानियां कौन सी थी ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में सुमेलित करने को भी प्रश्न आ जाता है और इनका लोकेशन क्या है ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग अगर यूपी पीसीएस दे रहे हैं और मेंस में अपीयर हो रहे हैं तो वहां पर आप ये भी पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में अभी हैं। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में जब ये सब चीजें आप लिखेंगे तो आपका आंसर और इफेक्टिव होगा और हो सकता है परीक्षा में आपसे प्रश्न भी पूछ लिया जाए डायरेक्ट कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे और उनके बारे में कुछ पॉइंट्स बताइए।
तो इतनी चीजें क्लियर हो गई, ध्यान में रखिएगा ये बात। अब देखिए ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, मत्स्य महाजनपद कहां पर है। अब मत्स्य की बात कर रहे हैं तो इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल विराट है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, क्या है इसका कैपिटल, विराट नगर। तो मत्स्य मतलब ऐसे आप याद रख सकते हैं, जो मछली है वो एक बहुत विराट है, वो बहुत बड़ी है, तो मत्स्य विराट नगर। लेकिन ये मछली जानते हैं कहां पाई जाती है, सूखी जगह, रेगिस्तानी एरिया, राजस्थान में। चलो ऐसे बस याद रख लेना, ठीक है, थोड़ा सा तो याद रहेगा। मत्स्य महाजनपद का आपका कैपिटल क्या है, विराट नगर है, और ये अगर हम प्रेजेंट उसमें देखें तो ये आपके राजस्थान में आता है। ये आपका पूछा गया प्रश्न है, तो बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको चुनना है। गुप्त काल में कुमारमात्य सबसे प्रमुख अधिकारी था। ठीक है, गुप्त काल में सती प्रथा की पहली घटना का उल्लेख मिलता है। रावण वत्स भट्ट की रचना है और न्यायावतार अमर सिंह की रचना है। यहाँ पे बोला गया है कौन सा आपका फॉल्स है। देखिए क्लास, अगर हम न्यायावतार की बात करेंगे तो ये अमर सिंह की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है, ये सिद्ध सेन की रचना है। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूं, ये सिद्ध सेन की रचना है। ठीक है, अमर सिंह की रचना की अगर हम बात करें तो अमर सिंह की एक बहुत फेमस रचना है, वो आपकी क्या है बताइए। अमर कोश क्या है, अमर कोश किसके द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा, अमर कोश जो है वो अमर सिंह द्वारा लिखी गई है। यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। व्याख्या हम देख लेते हैं। न्यायावतार जो है वो सिद्ध सेन की रचना है, जबकि अमर सिंह की रचना है अमर कोश। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे और गुप्त काल में साम्राज्य के मुख्य पदों पर जो काम करने वाला कर्मचारी को हम कुमारमात्य कहते थे। गुप्त काल में ही सती प्रथा का प्रथम बार उल्लेख कहां से मिलता है बताइए, एरड़ अभिलेख से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। हाँ, सती प्रथा का उल्लेख हमें किस स्तंभ शिलालेख से मिलता है, तो वो एरड़ अभिलेख है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे अमर सिंह की, तो अभी हमने बताया कि अमर कोश जो है वो किसकी रचना है, अमर सिंह की। और अमर सिंह जो है वो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक थी। ठीक है, याद रखिएगा। और कौन कौन था उसमें, वेताल भट्ट था, धनवंतरी था, छपड़क था, अमर सिंह थे, शंकु था, घट कपूर था, कालिदास, वारामिहिर और वरुचि, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर के किस वंश के शासक थे बताइए, तुलुक वंश के, संगम वंश के, अरावेणु वंश के या फिर सालुक वंश के। तो जो कृष्णदेव राय थे वो तुलुक वंश से बिलोंग करते थे। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, और आपको पता है तुलुक वंश विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश और सालुक के बाद तीसरा वंश था। संगम वंश आया, फिर सालुक वंश आया, फिर तुलुक वंश आया ना। आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें कि तुलुक वंश की स्थापना किसने की थी, तो वीर नरसिंह ने की थी। और वीर नरसिंह का ही पुत्र का नाम क्या था, कृष्णदेव राय, ये याद रखिएगा। और तुलुक वंश के अंतिम शासक का नाम अगर हम बात करें तो सदाशिव राय था। अब यहां पर देखिए, ये प्रश्न मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है और ये आपके पास्ट ईयर का प्रश्न है कि कृष्णदेव राय ने किस शहर की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या था, नागलपुरा की स्थापना किसने की थी, कृष्णदेव राय ने की थी। यहाँ पे एक और बहुत अच्छा सा प्रश्न लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजा कृष्णदेव राय के संबंध में सही नहीं है। वे तेलुगु और संस्कृत के महान विद्वान थे, ये बिल्कुल सही है। इनके समय में विदेशी यात्री डोमिंगो पेस इनके दरबार में आया था, ये भी एकदम सही है। याद रखिएगा, डोमिंगो पेस किसके दरबार में आया था, तो कृष्णदेव राय के दरबार में। बारबोसा ने अपने साम्राज्य में प्रचलित महान न्याय और समानता के लिए उनकी प्रशंसा की थी, ये भी सही है। उन्होंने संस्कृत में अपनी महान रचना अमुक्त माल्यादा लिखी है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि ये जो रचना इनकी है ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तेलुगु में। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद में वर्ष 1757 से 1813 का समय क्या कहलाता है। अब देखिए क्लास, 1757 से 1813 का समय है। अगर हम चार्टर एक्ट 1813 की बात करें
और चार्टर एक्ट 1833 की बात करें तो आपको पता है 1813 में क्या बोला गया था, जो भी ट्रेडिंग में मोनोपोली थी, एकाधिकार था ईस्ट इंडियन कंपनी का, उसको हम समाप्त करते हैं। अब बस मोनोपोली इनकी बचेगी चाइना के साथ ट्रेड करने में और चाय में, ठीक है, इसी दोनों में बस ट्रेड मोनोपोली बची है, एकाधिकार बचा है ईस्ट इंडियन कंपनी का, नहीं तो और अब हम इनकी जो एकाधिकार है उसको समाप्त करते हैं। और आपको पता है 1833 आते आते इन्होंने चाइना के साथ और चाय की बगानी में दोनों में इनकी मोनोपोली खत्म कर दी और इनको पूरी तरीके से आपकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बोल दी, ठीक है। इन्होंने कहा आप कॉमर्शियल चीजें आपको नहीं देखनी है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं 1757 से 1813 का समय, तो ये आपका पूंजीवाद, वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण है। ए आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देख लीजिए, अगर हम डिवाइड करें कुल 3 चरणों में तो 1757 से 1813 का जो समय है वो वाणिज्यिक पूंजीवाद है, ठीक है। 1813 से 1858 ये आपका औद्योगिक पूंजीवाद है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। और 1860 के बाद से हम इसे वित्तीय पूंजीवाद नाम से जानते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था बताइए? वॉरेन हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग था, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस था, या फिर लॉर्ड वेलेस्ली था? तो ये एक अच्छा प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा जाता है, रिपीट भी हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका वॉइसरॉय जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, पहला मैसूर एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1767 से 69 तक चला, ठीक है। और यहाँ पर आपका नेतृत्व किसने किया था? हैदर अली ने किया था, याद रखिएगा। दूसरा हम देखते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 84 तक चला। यहां पर भी हैदर अली थे और टीपू सुल्तान दोनों थे। और अगर हम ब्रिटिशर्स के समय ब्रिटिशर्स की तरफ से देखेंगे तो आयरन क्रूट थे और हेक्टर मुनरो थे। और यहां पर आपके ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो ये आपका मालाबार कोस्ट में हुआ था 1790 से 92 तक। और आपको पता है इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। इस समय तक हैदर अली नहीं थे। तो इस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का नेतृत्व उनके बेटे टीपू सुल्तान द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, टीपू सुल्तान द्वारा। और यहां पर आपके ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन हुई थी, ठीक है। और अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? कॉर्नवालिस थे। फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 1799 में हुआ, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में हुआ। यहां पर आपके टीपू सुल्तान थे और अगर हम देखेंगे वॉइसरॉय तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज रिवाइज कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? तो गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, कराची कांग्रेस का कराची अधिवेशन, या फिर पूना समझौता। तो देखिए क्लास, आपको पता है कि जो पूना समझौता है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ था। जब गांधी जी वहां से लौटते हैं तो वो अंबेडकर जी के साथ पूना पैक्ट साइन करते हैं। इतनी चीजें पता है, ठीक है। गांधी इरविन जो हुआ था, गांधी इरविन समझौता, वो किस लिए हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको पता है इरविन मतलब फोन आया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं पार्टिसिपेट किया था। क्यों? क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जिस कारण कांग्रेस पार्टी नहीं गई पार्टिसिपेट करने में। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई भी नतीजा नहीं निकला और बोला गया भारत में जो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको एग्री किया जाए कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो पार्टिसिपेट करें। तो उसी की एग्रीमेंट के लिए, उसी से रिलेटेड गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें कुछ मांगे गांधी जी ने रखी, ठीक है। और बाद में क्या बोला कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन पे हम पॉज लगा के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये आपको पता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसके पहले हुई थी, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले आपका गांधी इरविन समझौता हुआ। और गांधी इरविन समझौता के बाद भगत सिंह को फांसी मिली। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे, इरविन से बात कर सकते थे, इस समझौता में कोई एक निष्कर्ष पे आ सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया। क्योंकि वहां पर भी एक कुछ स्टोरी आप ढंग से जानेंगे तो चीजें आपको समझ में आएगी।
अभी इसको हम बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको मैं आइडिया दे रही हूं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि गांधी इरविन समझौता पहले हुआ था, उसके बाद भगत सिंह को फांसी हुई थी। देखिए दोनों चीज 1931 में ही हुई है, ये 23 मार्च को हुई है और ठीक है, और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ है। ठीक है, और अगर हम कराची अधिवेशन की बात करेंगे तो कराची अधिवेशन जो है वो 26 से 29 मार्च के बीच में हुआ है, याद रखिएगा। तो यहां पर क्या बोला गया है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई है, तो सबसे अंत में पूना पैक्ट हुआ है। अगर आपको एग्जैक्ट डेट भी नहीं पता थी क्लास, तो थोड़ा सा अगर आपको चीजें स्टोरी पता है तो आप लगा सकते थे। जैसे पूना पैक्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले आपका गांधी इरविन समझौता हुआ है, भगत सिंह को फांसी मिली है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ है। ठीक है, इसका मतलब सबसे लास्ट में कौन सी घटना हुई होगी, पूना पैक्ट वाली, इसलिए मैं आपको इसको बता रही थी। चलिए आगे देखते हैं इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया है? तो बताइए महात्मा गांधी द्वारा किसका संपादन नहीं किया गया है? नवजीवन का किया है, यंग इंडिया का किया, हरिजन का किया है, लेकिन न्यू इंडिया का नहीं। न्यू इंडिया का संपादन किसने किया है? एनी बेसेंट द्वारा किया गया है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, एनी बेसेंट याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है इसलिए बताया जा रहा है आपको। अगला प्रश्न, शिक्षा पर सर्जेंट योजना किस वर्ष लाई गई थी? तो शिक्षा पर सर्जेंट योजना कब लाई गई थी? 1929 में कि 1944 में कि 1917 में कि 1934 में? यहां पर आपका सही उत्तर है 1944। ठीक है, यहां पर हम शिक्षा से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट कमीशंस को देख लेते हैं। मैंने बहुत बार आपको ट्रिक बताया है कि आपको इमेजिन करना है कि जो हंटर, ठीक है, हंटर कंपेले है, फिर उसके बाद आपका रेले कमीशन है, फिर सेडलर कमीशन है, फिर उसके बाद आपका कौन सा कमीशन है, इटकैप कमीशन है, और उसके बाद आपका है यहां पे सर्जेंट। तो याद रखिएगा, जॉन हंटर रेले सैड इट्स हर्ट्स। ठीक है, तो आप इसको एक स्टोरी की तरह देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए हंटर कमीशन किसके समय में आया है? 1882 में आया है। यहां पे देख लीजिए वुड, इसके पहले एक कमीशन आया था वुड डिस्पैच, उसकी बात मैं कर रही हूं। ठीक है, वुड जो है वो हंटर है, रेले जो है वो सैड है, और वो कहती है सर्जन से इट हर्ट। ठीक है, तो रिपेन, लॉर्ड रिपेन हंटर कमीशन आया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में 902 में यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको कि हम रेले कमीशन के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चेम्सफोर्ड के समय में आपका सेडलर कमीशन आया 1917 में। फिर उसके बाद रीडिंग के समय में आपका इटकैप कमीशन आया 1923 में, और लॉर्ड वेवल के समय में सर्जन प्लान आया 1944 में। क्लास यहाँ वाला ट्रिक अगर आप मेरी रेगुलर क्लास करते होंगे तो आपको याद होगा, नहीं तो मैं आपको बता दूं, मुझे पता है कि अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बहुत से स्टूडेंट्स को समझ ही में नहीं आया हो कि मैम ने बोला क्या। मैंने आपसे कहा कि आपको इमेजिन करना है कि एक वुड है वो हंटर है, ठीक है, और रेले कहती है इसकी मदर कि मैं सैड हूं और इट हर्ट सर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करके। नहीं तो आपके पास बेटर ट्रिक है तो आप उसको याद करिए, मेरे इस ट्रिक को इग्नोर मार दीजिएगा। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, बस आपका पर्पस क्या होना चाहिए कि किसी भी तरीके से मुझे प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। ठीक है, कोई आपसे नहीं पूछने आएगा कि आपने ट्रिक से याद किया था कि समझ के याद किया था, मत परेशान होइए। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का बस अपना एक एजेंडा रखिए। यहाँ पर हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, डोरमेंट वॉल्केनो की बात की गई है, तो यहाँ पे वेसुवियस ज्वालामुखी दिया गया है। ठीक है, पोपा ज्वालामुखी दिया है, को सुल्तान दिया गया है, और चिनबोजा दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? वेसुवियस, ये याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए जो आपके डोरमेंट ज्वालामुखी होते हैं, डोरमेंट ज्वालामुखी क्या, वो अभी आपके एक्टिव नहीं है, मतलब अभी उसमें से वॉल्केनो इरप्शन नहीं हुआ है, ये बोला जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ ज्वालामुखी जो है, जैसे माउंट किया, ये कहाँ पर है? हवाई में है। माउंट फ्यूजी कहाँ पर है? जापान में है।
माउंट किलीमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। माउंट अरारट कहाँ पर है? टर्की में है। क्लास परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। ये देखिए आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप देखिए। सबनकाया पूछा गया। सबनकाया ज्वालामुखी कहाँ पर है बताइए? सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में है, तो ए का सेकेंड। ठीक है। माउंट एटना कहाँ पर है? माउंट एटना इटली में है, तो बी का फर्स्ट हो गया। कोलीमा की हम बात करेंगे, कोलीमा कहाँ पर है? मेक्सिको में है। ठीक है। मेरापी की अगर हम बात करेंगे, मेरापी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। तो सी आपका सही उत्तर है। जो भी आपके वॉल्केनो हैं वो आपको याद रखना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, मौना किया जो है वो कहाँ पर है? वो हवाई में है। माउंट फ्यूजी जापान में है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है। माउंट अराराट जो है वो टर्की में है। आगे बढ़ते हैं। रेड डेटा बुक में कौन सी सूचना मिलती है? तो रेड डेटा बुक में ये एक आसान सा प्रश्न है। लाल पुष्प वाले पौधे की एकदम गलत, लाल रंग वाली मछली नहीं, लाल रंग वाले, यहाँ पर आपके इंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स के बारे में, फ्लोरा और फौना के बारे में, पौधे व पशुओं के बारे में रेड डेटा बुक में मिलता है। तो ये आसान प्रश्न था, डी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए सोरोरन मरुस्थल किस देश में स्थित है पूछा गया है। तो सोरोरन डेजर्ट कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। बताइए कि फिलीपींस में है, मैक्सिको में है या फिर कनाडा में है। डेजर्ट से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, और अगर हम बात करेंगे सोरोरन की तो ये मैक्सिको में है। सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए गोबी डेजर्ट जो है वो चाइना मंगोलिया में है। कालाहारी डेजर्ट जो है वो आपका अफ्रीका में है, सदर्न अफ्रीका में। बोत्सवाना, नाम्बिया साउथ अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट आपका फैला हुआ है। ठीक है। पैटागोनियन डेजर्ट की हम बात करेंगे तो ये साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना और चिली रीजन में है। कैराकुम डेजर्ट की हम बात करेंगे तो ये तुर्कमेनिस्तान में है और ये कोल्ड विंटर डेजर्ट है। ठीक है। कोलोराडो प्लेटो की बात करेंगे तो ये यूनाइटेड स्टेट में है। सोनोरन डेजर्ट की हम बात करेंगे तो अभी हमने डिस्कस किया, ये आपका मैक्सिको में है। ठीक है। आगे देखते हैं। टकला मकान की हम बात करेंगे तो ये चाइना में है। थार डेजर्ट आपको पता है भारत में है। ठीक है। यहाँ पे दस्ते मार्गो की बात करेंगे तो ये अफगानिस्तान में है। रेगिस्तान डेजर्ट अफगानिस्तान में है। अटाकामा डेजर्ट परीक्षा में कई बार पूछा है, साउथ अमेरिका में है, चिली और पेरू में। ठीक है। नाम्बिब डेजर्ट भी पूछा गया है, ये आपका अफ्रीका में है। ठीक है। फिर उसके बाद दस्ते काविर की बात करेंगे तो ये आपका ईरान में है। दस्ते लूट की बात करेंगे तो ये भी ईरान में है। सहारा डेजर्ट जो है वो आपका कहाँ पर है? ये आपका अफ्रीका में है, और अफ्रीका में आपको पता है, मैंने बताया है कि कैसे आपको याद करना है। अगर नहीं देखा है आपने पहले की क्लासेस तो उनको जरूर देखिए। यहाँ पर अल्जीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, मोरक्को हो गया, सूडान हो गया, ट्यूनीशिया हो गया नॉर्थ अफ्रीका रीजन में। फिर माली हो गया, मॉरिटेनिया हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया और इरिट्रिया हो गया। इतने पूरे रीजन में आपके सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। आगे देखते हैं। भारत के जल एवं स्थल दोनों से लगने वाले कितने पड़ोसी देश हैं? तो ऐसे कौन से देश हैं जो कि भारत के साथ अपनी वाटर बाउंड्री भी शेयर कर रहे हैं और लैंड बाउंड्री भी? ठीक है। 4, 3, 2, 1। तो अगर आप देखेंगे तो भारत वाटर बाउंड्री, ठीक है, वाटर बॉडीज और लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। ठीक है। और किसके साथ शेयर करता है? मैप थोड़ा भारत का सोचिए। म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। और कोई है? नहीं, और कोई नहीं है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 3। ठीक है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम पाकिस्तान के साथ देखें सीमा तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब से लगती है। म्यांमार की बात करें तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश यहां पर हो गया, अरुणा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद और कौन सा है? नागालैंड है, फिर मणिपुर है और मिजोरम है। ठीक है। अब बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे तो असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय और त्रिपुरा। याद रखिएगा, क्लास परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कभी कभी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं स्थित है बोला गया है? कौन सा इसमें से अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बताइए? बोमडिला, तुजू, दीफू या फिर यांगयाप। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश में तुजू नहीं है। क्या सही उत्तर है? बी आपका सही उत्तर है। ठीक है। तुजू कहां पर है? ये मणिपुर में है। याद रखिएगा, तुजू कहां पर है? ये
मणिपुर में है। और सारे दर्रे जो आपको दिए गए हैं ये सारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये देखिए, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा सही सुमेलित है? तो देखिए, दीफू दिया गया है आपको। दीफू कहाँ पर है? दिया गया है, दीफू दिया गया है कि वो लद्दाख में है। दीफू लद्दाख में नहीं है। दीफू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद माना दिया गया है। तो माना जो सॉरी क्लास, ये उत्तराखंड में है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। अघिल की हम बात करेंगे तो अघिल कहां पर है? लद्दाख में। बचा कौन सा? नीति। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। ए आपका सही उत्तर हो गया। इस प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित दर्रों में किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो सबसे पहले आपको दिया गया है, ये भी आपका पास ईयर का क्वेश्चन है, जोजिला, फिर सिपकिला, चुम्बी घाटी या फिर बनिहाल घाटी। तो सही उत्तर जो है आपका वो क्या है? जोजिला। जोजिला दर्रा जो है वो जासकर श्रेणी पर स्थित है और इससे होकर श्रीनगर से ले जाने का मार्ग गुजरता है, याद रखिएगा। शिपकिला की अगर हम बात करेंगे, शिपकिला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें बनिहाल दर्रे की, तो बनिहाल दर्रा जो है वो पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है और इससे होकर जम्मू से श्रीनगर का रास्ता जाता है। चुम्बी घाटी की बात करेंगे तो चुम्बी घाटी कहां पर है? ये आपका तिब्बत रीजन में है। ठीक है, तिब्बत रीजन में आपका सिक्किम और भूटान के मध्य में है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2015 में, 2014 में, 2019 में या फिर 2018 में? तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था 2015 में। ए आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से गृहीत है? ठीक है, संविधान किस देश के संविधान से बताइए? साउथ अफ्रीका के, आयरलैंड के या फिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस? तो ये जो लिया गया है वो आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर संविधान के किस भाग में स्थानांतरित कर दिया गया? 10, 18, 16 या फिर 12? तो 12वें भाग में हस्तांतरित कर दिया गया। आपको पता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको हमने आपके फंडामेंटल राइट से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 में के अंतर्गत रख दिया है। ये चीज याद रखिएगा। डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो बताइए किस समिति का गठन किया गया था? राज प्रहलाद कमेटी का, राम नंदन कमेटी का, के शिवा रेड्डी कमेटी का या फिर पीसी पासवान कमेटी का? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है राम नंदन कमेटी। बी आपका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1993 में ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए सरकार द्वारा रामनंदन समिति का गठन किया गया। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख वार्षिक निर्धारित की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में उपबंध कराता है? तो यहाँ पे देखिए 308, 246, 348 या फिर 312। तो आपको पता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? 312 में दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की शक्ति राज्यसभा को दी गई है और यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो कार्यपालिका नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुछ आसान प्रश्न है आज आपके पॉलिटी के, लेकिन तब भी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्नों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें तो अगर आप देखेंगे आर्टिकल 315, ठीक है, अनुच्छेद, उसमें क्या बोला गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट
इसके गठन की बात की गई है। हाँ, कि एक आपका पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन होगा और पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट होगा। तो ये आपका राज्य लोक सेवा आयोग आपका एक संवैधानिक निकाय है। सहकारी समिति की बात करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे, तो आप सभी को पता है हम पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस पार्ट को ऐड किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग आपका पंचायत इलेक्शन कंडक्ट कराता है, म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन कंडक्ट कराता है। और ये किस आर्टिकल में दिया? आर्टिकल 243K में, याद रखिएगा। जोनल काउंसिल की अगर हम बात करेंगे तो जोनल काउंसिल के बारे में हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं दिया गया है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा हुई थी। ये याद रखिएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। परीक्षा में पूछता है कि इसका गठन किसके थ्रू हुआ था, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा हुई थी, ठीक है। चलिए, और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर होता है। ये भी याद रखिएगा जोनल काउंसिल। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकंपी तांत्रिका तंत्र का कार्य नहीं करता है? ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य नहीं करता है। इट रिड्यूसेस द सिक्रीशन ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है, लार ग्रंथि के स्राव को कम करता है, या श्वसन दर को तीव्र करता है, या नेत्र की पुतलियों का संकुचन करता है, या रुधिर में सकरा के स्तर को बढ़ाता है। तो इसमें से कौन सा काम नहीं है? तो वो आपका सी है, या नेत्र की पुतलियों का संकुचन करता है। यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंपैथेटिक नर्व्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी जो पुतलियां हैं, नेत्र की पुतलियां, ठीक है, उनका संकुचन नहीं करता है, उनको डायलेट करता है। ये चीज याद रखिएगा, उनको क्या करता है? फैलाता है। डायलेट मतलब उनको फैलाता है, उनका संकुचन नहीं करता है। पहले ही आपको हो गया, मिल गया ये चीज, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र नेत्र की पुतलियों को फैलाता है, जबकि परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र इसके विपरीत करता है। वो क्या करता है? जो पुतलियां हैं उनको संकुचन करता है उनका। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? बताइए, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, या फिर कैल्शियम की? तो सर्वाधिक मात्रा जो होती है वो ऑक्सीजन की होती है। मानव शरीर में अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 65% ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। कार्बन की बात करेंगे तो 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन आपका 3%, कैल्शियम 2%। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन। सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव शामिल नहीं है? ठीक है, तो देखिए प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर देखेंगे तो प्रोड्यूसर गैस में हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस में 70% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और 4% आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा इंक्लूडेड नहीं होता? हाइड्रोजन नहीं इंक्लूडेड होता। बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आवेग का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए न्यूटन पर सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड, न्यूटन पर सेकेंड, या फिर न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर हम बात करें इम्पल्स की। इम्पल्स की यूनिट क्या होती है? एक बार आप देखिए, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे दो ऑप्शंस में। किसमें? एक न्यूटन सेकेंड में और दूसरा आपका क्या है? न्यूटन पर सेकेंड में। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन सेकेंड है, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। या फिर अगर कहीं पर आपको इस तरीके से दिया रहे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड तो वो भी सही होगी। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विद्युत फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है? इसमें 63% सीसा और 37% जस्ता मतलब जिंक प्रेजेंट होता है, या सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है।
देखिए क्लास, फ्यूज का काम क्या है? जब हाई वोल्टेज आए तो लोग कहते हैं फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ गया। फ्यूज क्यों उड़ना जरूरी है? इसलिए फ्यूज उड़ना जरूरी है ताकि घर में जो आपके अदर अप्लायंसेज हैं, ठीक है, जो अदर आपका ये फ्रिज है, एसी है, वो ना उड़े। इसलिए लोग कहते हैं चलो फ्यूज उड़ गया तो चेंज कर दो लाकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम फ्यूज की बात करते हैं तो उसमें 37% जो होता है वो आपका लेड होता है और 63% क्या होता है? जिंक होता है। और फ्यूज कभी भी पैरेलली नहीं कनेक्ट होता, वो सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज में कनेक्ट होगा फ्यूज तभी तो बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी जब आएगी तो फ्यूज उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी वजह से इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर दोनों ही आपके गलत हैं, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो हम बताइए किससे कहते हैं? दाहेज को कहते हैं, एन्नौर को कहते हैं, हल्दिया को, या फिर पारादीप को? तो यहाँ पर आपका सही जो उत्तर है वो है दाहेज को, ठीक है। दाहेज जो आपका बंदरगाह है ये गुजरात में स्थित है और इसे हम किस नाम से जानते हैं? रसायन बंदरगाह के। ये ऐसा पहला बंदरगाह है जो रसायनों के निपटाने हेतु स्थापित किया गया था, इसलिए हम इसे रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर देश का पहला सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह की अगर हम बात करें तो वो कौन सा बंदरगाह है? एन्नौर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देख लीजिए तमिलनाडु में, ठीक है, आपका चेन्नई बंदरगाह है, ठीक है, कोची केरला में है, एन्नौर जो है वो देखिए तमिलनाडु में है, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट कॉर्पोरेटराइज्ड क्या है? फर्स्ट कॉर्पोरेटराइज आपका पोर्ट है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आपका कोलकाता पोर्ट है जो कि मेजर रिवराइन पोर्ट है, हुगली नदी पर है। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? यहां पर देखिए डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं। गुजरात में आपका कांडला है, ठीक है। मैंगलोर जो है वो कर्नाटक में है, मोरमुगांव जो है वो गोवा में है, याद रखिएगा इसको। और मुंबई महाराष्ट्र वाला, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखिएगा पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा क्लास, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है। अच्छा, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है, जो कि नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। टूटीकॉर्न की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश काला सागर के तट पर स्थित है? तो काला सागर की बात की जा रही है, ब्लैक सी की बात की जा रही है, तो बताइए ब्लैक सी पे कौन कौन से स्थित है? तो हम मैप में देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैप, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों का अलग अलग तरीका है याद करने का, ऐसे भी याद कर सकते हैं, किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रशिया हो गया, ठीक है, फिर यूक्रेन हो गया, फिर रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, टर्की हो गया और जॉर्जिया हो गया। तो मैंने तो रूर बीटीजी से याद किया था और याद किया था ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मतलब सबसे पहले रशिया, फिर यूक्रेन, फिर रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और जॉर्जिया। यहां पर हम देखें आपको क्या क्या नाम दिया गया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, ठीक है। फिर यहां पर आपका ग्रीस और अर्मेनिया नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहां पर अगले प्रश्न देखने के पहले कैस्पियन सी को देख लीजिए। तो कैस्पियन सी को लोग याद करते हैं तारिक से, ठीक है, मैं तो कतियार से याद की थी। अब आपको जैसा मैटर मतलब जो आसान पड़े उस तरीके से आप याद करिए। अब देखिए यहाँ पे कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद रशिया है, इधर अजरबैजान है, ठीक है, इधर ईरान है, इधर तुर्कमेनिस्तान है, दिख रहा है आपको? तो याद रखिएगा इसको भी। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किम्बरले प्लाटू जो है वो हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, सोने और हीरे के भंडार के लिए। क्वेटा डेनमार्क का अधिकृत क्षेत्र है जो कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के दक्षिण तथा अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। टेनेसी नदी पर टेनेसी वैली प्रोजेक्ट विश्व की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो यहाँ पर क्लास आपसे पूछा गया फॉल्स कौन सा है, तो बी आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है इसको देख लेते हैं। अगर हम क्वेटा की बात करें तो ये आपका डेनमार्क के
ऑक्यूपाइड नहीं है, अधिकृत क्षेत्र नहीं है। क्वेटा स्पेन का अधिकृत क्षेत्र है जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के दक्षिण और अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छा, डार्लिंग रिवर कहां पर है, याद रखिएगा, ये आपकी लार्जेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित द्वीपों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले आपको हुन्सू द्वीप दिया है, बैफिन द्वीप दिया है, मेडागास्कर दिया है और बोर्निया। ठीक है, तो अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपका हुन्सू द्वीप ही है, फिर उसके बाद बैफिन द्वीप है, फिर मेडागास्कर है, फिर बोर्नियो है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे बी आपका सही उत्तर है। एक बार आप इसको देख लीजिए। सबसे बड़ा द्वीप जो है यहाँ पे ग्रीनलैंड ऑप्शन में नहीं था, इसी वजह से हमने ग्रीनलैंड की बात नहीं की। अगर परीक्षा में पूछे सबसे बड़ा आइलैंड क्या कौन सा है तो आप ग्रीनलैंड बताएंगे। ठीक है, जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे न्यू गिनी है, ठीक है, जो कि पश्चिम प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में है। फिर बोर्निया, ठीक है, जो कि हिंद महासागर में है। मेडागास्कर जो कि हिंद महासागर में है। बैफिन द्वीप की बात करेंगे तो ये आपका उत्तरी ध्रुव महासागर में स्थित है, और हुन्सू द्वीप की बात करेंगे तो ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में है। चीजें क्लियर हो गई होगी। इस पेपर आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियां अपने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में संप्राय मैदान का निर्माण करती हैं। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चूना पत्थर वाली शैलों पर जल के प्रभाव होने से अपर्दन व घुलनशीलता से कास्ट मैदान की उत्पत्ति होती है। ये दोनों ही आपके बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर क्या है क्लास? सी आपका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। नदियां के अपर्दन द्वारा निर्मित मैदानों में सर्वप्रथम पेनिप्लेन मैदान है। नदियां अपने अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में उच्च स्थल खंड को काटकर अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, जिसे संप्राय मैदान कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इनके बीच बीच में कठोर शैल के कुछ अवशेष दिखाई पड़ते हैं जिन्हें मैनेडिक नॉक कहा जाता है, और भारत का अरावली क्षेत्र, पेरिस बेसिन, मिसिसिपी बेसिन आदि इसी के उदाहरण हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा क्लास। चूना पत्थर वाले शैलों पर जल का प्रभाव होने से अपर्दन एवं घुलनशीलता के कारण संपूर्ण भूभाग एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम कास्ट मैदानों की उत्पत्ति होती है। और अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो भारत में चित्रकूट रीजन जो है वो आपका कास्ट मैदान का एग्जाम्पल है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। आज की क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके पहले वाली पॉलिटी की जो क्लास थी, जिसमें पॉलिटी के ज्यादातर क्वेश्चंस थे, क्लास नहीं थी, वो मॉक टेस्ट ही था, उसमें हमने पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा रखे थे, उसको भी जरूर देखिएगा। और मॉक टेस्ट देखते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं और नए प्रश्नों को भी डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस दिक्कतों को कवर करेंगे। अभी तो विजिबिलिटी वाला इश्यू नहीं हो रहा होगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम थोड़ा सा चीजें विजुअल नहीं है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं। हम और अच्छा आपको क्वालिटी में वीडियो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अभी आप पढ़िए। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो।